हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मायो इंडिया। पिछले भाग में हमने देखा था कि संदेशवाहक नरवर के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो ये सोच ही रहा होता है कि कैसे वचन को पूरा करे कि तभी उसे माँ भवानी का मंदिर दिखाई देता है। क्योंकि संदेशवाहक माँ भवानी का बहुत बड़ा भक्त था, तो वो मंदिर में माथा टेकने के लिए रुका। उसके मन में यही सब चल रहा होता है कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये आवाजें थी कलाकारों की एक टोली की। दरअसल पहले एक जमाना ऐसा था जब कथाकार एक गांव से दूसरे गांव जाकर कहानियां सुनाते। दिन भर का काम खत्म करने के बाद लोग गांव की चौपाल पर कहानियां सुनने के लिए जमा हो जाते थे। कुछ पूछने पर संदेशवाहक को पता चलता है कि वो सब नरवर की ओर ही जा रहे थे। तो बस फिर वो भी उस टोली में शामिल हो जाता है और आसानी से नरवर राज्य की सीमा में घुस जाता है। जब टोली महल के पास पहुंचती है तो रात के समय संदेशवाहक मारू के उन दोहों को गाकर सुनाना शुरू करता है। अपना नाम सुनकर ढोला चौंक जाता है और ध्यान से उन दोहों को सुनने लगता है। रात भर संदेशवाहक उन दोहों को सुनाता रहा। सुबह तक ढोला को भी सब याद आ जाता है। दरअसल अभी तक उसे ये सब याद दिलाने वाला कोई नहीं था। उसके माँ बाप का देहांत काफी समय पहले हो चुका था और बाकी करीबियों को दूसरी रानी का डर था। सब याद आने पर सुबह होते ही ढोला नरवर जाने के लिए तैयार होता है। यह सब जानकर दूसरी रानी उसे किसी न किसी बहाने रोक लेती है। ढोला बार बार रोके जाने पर परेशान हो जाता है। एक दिन जब खिड़की पर वो मारू के बारे में सोच रहा था तो दूसरी रानी उसके पास जाकर अपने प्यार का हवाला देते हुए बोल देती है कि ढोला तभी जा सकता है जब रानी की आंखें बंद हो। ढोला भी ठीक है कहकर वचन देता है। रात के वक्त जब सब सो जाते हैं तो ढोला चुपके से ऊंटों के अस्तबल में जाता है और ऐसे ऊंट को जांगुल जाने के लिए चुनता है जो सबसे तेज दौड़ता है, क्योंकि उसने रानी को यही तो वचन दिया था कि जब रानी की आंखें बंद हो, और उस वक्त रानी सोई हुई थी। जबकि रानी के लिए तो उस वचन का मतलब था कि जब रानी इस दुनिया में ना रहे तभी ढोला जाके मारू से मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर ढोला ने रानी की बात का मान भी रखा और मारू से मिलने के लिए भी निकल पड़ा। तेज ऊंट को चुनने का कारण ये भी था कि इससे पहले रानी की आंखें खुले ढोला यहाँ से 9-2-11 हो चुका हो, ताकि फिर किसी बहाने से उसे रोका ना जा सके। ढोला अकेले ही रात को जांगुल के लिए निकल जाता है। उधर संदेशवाहक को आता देख मारू समझ जाती है कि अब किसी भी क्षण ढोला उसे लेने ही आता होगा। तो बस पूरे महल को सजाने का काम शुरू हो जाता है। इधर बिना एक पल का आराम किए ढोला रात भर के सफर से सुबह तक नरवर पहुंच जाता है। राजा पिंगल भव्य तरीके से उसका स्वागत करते हैं। ढोला मारू को देखने के लिए बहुत उत्साहित था और आखिरकार दोनों मिलते हैं। गोने की सारी रस्म करने और कुछ दिन रुकने के बाद ढोला अपनी सुंदर मारू को लेकर नरवर के लिए निकलता है। लेकिन पहली हुई घटनाओं के कारण राजा पिंगल को मारू की चिंता थी, इसीलिए वो उनके साथ एक चतुर ढोली को भी भेजते हैं। राजा का डर भी सही था, क्योंकि रास्ते में अभी एक और मुसीबत थी जो ढोला मारू का इंतजार कर रही थी। दरअसल उमर सुमरा, जो मारू की सुंदरता के गुणगान सुनकर उसको पाना चाहता था, वो ढोला को मारने की साजिश रचता है। इसलिए वो रास्ते में जाजम बिछाकर महफिल सजाकर बैठ जाता है। जैसे ही ढोला वहाँ से गुजरा तो उमर ने उसे मनुहार के लिए रोक लिया। ढोला मारू को ऊंट पर बैठाकर मनुहार लेने बैठ गया। रेगिस्तान इलाकों में किसी भी अतिथि का मनुहार के साथ स्वागत किया जाता है। ये दरअसल एक तरह की अफीम होती है जिसको अमल कहते हैं। मारू के देश से आया ढोली बहुत चतुर था। उसे उमर सुमरा के षड्यंत्र का आभास हो गया था। उसने राजकुमारी को ये बात बताई। राजकुमारी ने ढोला को इशारा करके समझाया और ऊंट की एंड मारकर उसे दौड़ाना शुरू किया। ढोला भी दौड़कर ऊंट पर चढ़ गया। उमर सुमरा कुछ समझ पाता उससे पहले ही दोनों उसकी पकड़ से दूर निकल चुके थे। इसके बाद दोनों ने नरवर पहुंच के ही दम लिया। नरवर पहुंचने पर दूसरी रानी ने मारू का स्वागत बड़े अच्छे ढंग से किया, क्योंकि अब तक वो भी ढोला से दूर रहकर मारू का दर्द समझ चुकी थी। इसके बाद दोनों रानियां और ढोला प्यार से रहने लगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक आप इस तरह की और वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए आपका धन्यवाद। खम्मा गणी।